क्वेश्चन है बेटा, a force F is applied tangential at the topmost point of a sphere of mass m and radius r. If ground is rough enough to prevent sliding, find the linear acceleration of the sphere. ठीक है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्या है कि एक स्फीयर है और तुम इस पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे को भी जा रहा है और ये अल्फा के साथ रोटेट भी कर रहा है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रेस्ट पे है, ग्राउंड है ना। अब तुम ये समझ लो, तुम फोर्स आगे को लगा रहे हो। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन, अगर बाय चांस तुम उसको सॉल्व कर रहे हो तो तुम उसकी कोई भी डायरेक्शन को लेट कर सकते हो। यू कैन लेट एनी डायरेक्शन। तुम किसी भी डायरेक्शन को लेट कर सकते हो। ओके, उसका मास है, मैं फोर्स एफ लगा रहे, तो सीधी सी बात है, तुम मान लोगे, तुम ये मान लो तुम फ्रिक्शन इसकी पीछे को ले रहे हो और नो डाउट ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगी। mg नीचे को लगेगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर को लगेगा। ठीक है, पॉइंट बहुत सिंपल है, ये आ गया। फ्रिक्शन पीछे, mg नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, अप्लाइड फोर्स है। अब इसमें तुम क्या करोगे, ये सेंटर ऑफ मास, इसमें तुम क्या करोगे, इधर को जा रहा है AC के साथ और अल्फा के साथ रोटेट कर रहा है। और जब भी प्योर रोलिंग लेते हो तो AC का वैल्यू R अल्फा ही लेते हो। ये पहला इक्वेशन बन गया। फिर जब भी तुम ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें रोलिंग हो रहा था, तो वो दो पार्ट्स का होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। पहले ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन में दो आगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और तुम्हें बताया कि इसमें जो फ्रिक्शन होती है वो μn के बराबर नहीं होती है, इसमें कुछ और वैल्यू आ रही है। हॉरिजॉन्टल में राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, स्टैटिक, और ये किसके बराबर, मास एंड एक्सेलरेशन के। वर्टिकल में नॉर्मल एक्शन mg के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये 1 है। ट्रांसलेशन का खत्म हो गया पार्ट।
अब इसके बाद तुम्हारे पास आ गया रोटेशन का पार्ट। रोटेशन के बाद में तुम टॉर्क ले लोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, it should be equal to what? IC alpha should be equal to what? IC alpha। R इसका रेडियस है, टॉर्क आ गया FR। अब ये फ्रिक्शन भी पीछे वो लग रहा है, तो ये भी इसको ऐसे ही टॉर्क दे रहा है, तो दोनों ऐड हो गए। और ये किसके बराबर? IC alpha के। F plus Fs is nothing but IC अल्फा बाय आर, और यहां से अल्फा का वैल्यू AC बाय आर है, IC AC बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 था तुम्हारे पास, और इक्वेशन नंबर का नाम तुम 4 करो ना, 3 करो। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, F के साथ Fs कट गया तो 2F आ गया, और ये कितना आ गया? M AC प्लस IC AC बाय आर स्क्वायर। MAC बाहर आ गया, MR स्क्वायर। यहां से जबरदस्त पॉइंट ये आ गया। अब तुम ऑलरेडी बोल ही रहे हो कि ये एक स्फीयर है, एंड फॉर सॉलिड स्फीयर IC क्या होता है? 2/5 MR स्क्वायर। 2F का वैल्यू MAC 1 प्लस IC इधर गया, अपन AC लिखेंगे, वो आ जाएगा 10F बाय 7M। क्या आ जाएगा? AC का वैल्यू आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 10F बाय 7M। NF by 7M। ये रिजल्ट आ गया। Okay? और नाउ फ्रिक्शन कितना आएगा? उसका वैल्यू आ जाएगा F माइनस AC, वैल्यू पुट कर दो बेटे, F माइनस 10F बाय 7, ये आ गया माइनस 3F बाय 7। Where negative sign shows that friction is not acting in the backward direction but in the forward direction. Here, where negative sign shows that the friction is acts in the forward direction. जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ओके।
ओके, एक और पॉइंट देखो, एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि फिगर शोज a ball of mass small m placed on the rough surface of a plank of mass 4m, which is placed on a smooth ground के ऊपर, ठीक है। If plank is pulled by a horizontal force F, find the linear acceleration of the plank and cylinder if the cylinder is not slipping on the plank। ये क्वेश्चन है बेटा, ये एक प्लैंक आ गया है जिसको तुम फोर्स लगा रहे, इसका मास 4m है और इसके ऊपर एक ऐसे सिलेंडर लिखा हुआ है जिसका मास m है, इसको तुम खींच रहे हो ऐसे 4m, उसका मास m है। लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है, लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी प्लैंक की और सिलेंडर की, बट सिलेंडर इज नॉट स्लिपिंग। बस यही कंडीशन जो होती है, यही इसका ट्विस्ट होता है, ये जो कंडीशन होती है यही इसका ट्विस्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को, जबरदस्त पॉइंट है। मान लो कि जो सिलेंडर है ये जो सिलेंडर है, ये मान लो ऑब्वियसली बात है, जब तुम इसको खींचोगे तो ये पीछे हो जाएगा और इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगी a1, और जब तुम इस फ्लैंक को खींचोगे तो इस फ्लैंक की एक्सेलरेशन है a2 और ये ऐसे घूमेगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में ये समझाऊंगा कि इस केस में होगा क्या। देखो, फोर्स तुम इधर लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट आगे जाएगा, जब ये पॉइंट आगे जाएगा तो ऊपर वाला बॉडी इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगाएगा। जब तुम इस नीचे वाली बॉडी को खींचोगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा, ऊपर रखी बॉडी पे फ्रिक्शन, ऊपर वाली बॉडी जो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन है वो पीछे को लगाएगा, और ये जो नीचे वाली बॉडी है ये इस पे फ्रिक्शन आगे को लगाएगा। ये एक तो पॉइंट ये समझ के रखोगे, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, और एक तो ये पॉइंट आ गया। इसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो a1 मैंने लिखा है एक्सेलरेशन,
वो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? इट इज द acceleration of the cylinder with respect to the plank के with respect to इसका acceleration है. ओके, plank के with respect to इसका ये acceleration है. अल्फा के साथ ये रोटेट कर रहा है बेटा, ये अल्फा के साथ रोटेट कर रहा है. तो तुम क्या करोगे? तुम ये बोलोगे कि फॉर प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास A1 राइट साइड है और R अल्फा पीछे को है. बिकॉज याद रखो ये प्लैंक के विद रिस्पेक्ट टू, जब तुम विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बोलते हो तो इट मींस तुम रेस्ट पे ले रहे हो प्लैंक पे. ओके, अच्छा, एक तो ये इक्वेशन आ गया. दूसरा पॉइंट देखो, जब तुम एफबीडी बनाओगे प्लैंक का, उसमें तुम फोर्स लगा रहे हो, इधर फ्रिक्शन लग रही है पीछे 4m, और ये सारा सिस्टम आगे को जा रहा है A2 के साथ. फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज 4m A2. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. पर इसमें एक और पॉइंट भी है. ये जो हमने बॉल रखा है इधर, ये वाला, जब तुम एफबीडी ऑफ बॉल बनाओगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा, क्योंकि ये जो बॉल है इस पे एक इधर को फोर्स लगेगा पीछे को, इसका मास m और इसका A2 एक्सेलरेशन, जो कि एक स्यूडो फोर्स है. और तुमने ये माना कि इसमें फ्रिक्शन तुम्हारे पास इधर कोई लग रही है. तुमने ये माना कि इसमें सूडो फोर्स Ma2 लग रही है और फ्रिक्शन इधर ही लग रही है. ठीक है, नहीं, इस पे आगे को लग रही है यार, इस पे फ्रिक्शन आगे को लग रही है. देख पा रहे हो ना ये वाली? तो इस वजह से जो तुम्हारे पास इसका इक्वेशन आया वो आया Ma2 बैकवर्ड फोर्स माइनस ये वाली फ्रिक्शन, नो डाउट ये है तो स्टैटिक ही, और इज इक्वल टू मास इसका m है, और ये लेफ्ट साइड को जा रहा है सारी बड़ी A1 एक्सेलरेशन के साथ विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. ये तुम्हारे पास आ गया ये सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब इसमें ये तो आ गया ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट. फिर तुम्हें लिखना है रोटेशन का इफेक्ट. इसमें mg लग रहा है बेटा नीचे को, नॉर्मल एक्शन लग रहा है ऊपर को, फ्रिक्शन लग रहा है इधर. टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, mg के कारण टॉर्क 0 आएगा और नॉर्मल एक्शन के कारण भी टॉर्क 0 आएगा, सिर्फ fs के कारण आएगा. r रेडियस है और ये बेटे IC अल्फा आ गया. अब अल्फा का वैल्यू तुमने निकाला हुआ है कितना? अब IC से, क्योंकि ये बॉल दिया गया, ball is like a solid sphere. Solid sphere moment of inertia is 2/5 mr square. साथ में अल्फा, यहाँ से fs का वैल्यू तेरे पास 2/5 mac है. पता ना क्यों? क्योंकि r इधर आगे कट जाएगा. r अल्फा का वैल्यू तुमने अभी लिखा था, A1 होता है, तुमने अभी लिखा था r अल्फा का वैल्यू. ठीक है, ये तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आ गई. मैं एक बार ये सारी इक्वेशंस को दोबारा से बना के दे रहा हूँ. ठीक है,
ये बेटा देख लो, सारी इक्वेशंस मैं तुम्हें दोबारा से बना के दे रहा हूँ, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, किसी को समझ लगा है, कम लगा है, ज्यादा लगा है, या कोई अपनी बुक लिख रहा है सभी को, या कोई बुक लिखने के बाद डिनर कर रहा है, सभी को कॉमनली करवाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। सुनिए फिर से, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया कि एक सिलेंडर है, मेरे साथ साथ अब ड्रॉ करते जाना बेटे, अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। और तुम इस प्लैंक को खींच रहे हो F फोर्स के साथ, इसका मास तुम्हें 4m दे रखा है, इसका m दे रखा है, ये क्वेश्चन। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट है ये इसके विद रिस्पेक्ट टू आगे को जाना चाहेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, तो इस तरह से ऊपर वाली बॉडी इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगाएगी। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे को, पहला पॉइंट। दूसरा है कि ये जो बॉडी है, ये जो तुमने बॉल बनाया है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। इस वजह से तुम अगर इसका एक्सेलरेशन इधर को मान लोगे a1 है, और ये अल्फा के साथ रोटेट करेगा, तो तुम इसके बारे में बोलोगे कांस्टेंट इक्वेशन कि जो बॉल है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। तो इस वजह से तुम a1 का वैल्यू r अल्फा लिखोगे, लेकिन तुम्हें ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, दिस a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बट विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, ना कि ग्राउंड। ये पॉइंट आ गया। फिर ये कहानी खत्म होगी, अब तुम प्लैंक के बारे में डिस्कशन करो। तुमने प्लैंक बनाया, प्लैंक पे तूने फोर्स लगाया, प्लैंक इधर को एक्सेलरेशन a2 के साथ गया और इस पे फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे लगा, यहाँ पे देख सकते हो फोर्स इधर। तो ये तुम्हारे पास आ गया F माइनस Fs इज m इंटू a2, F माइनस Fs इज इक्वल टू m इंटू a2। ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब तुम स्फीयर की बात करो या बॉल की बात करो। जो बॉल है वो एक सॉलिड स्फीयर है, और इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहे हैं। पहले ट्रांसलेशन की बात कर लो, क्योंकि ये बॉल प्लैंक के ऊपर रखा है, तो प्लैंक इधर को अगर एक्सेलरेट करेगा a2 के साथ, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगी। तुम्हें याद है ना, कोई भी बॉडी के अंदर जब ये एक्सेलरेट करता है तो सूडो फोर्स पीछे लगता है, जितना मास होता है मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे फ्रिक्शन आगे को लग रहा है और ये बॉडी इधर को जा रही है a1 के साथ। क्या लिखोगे, ma2 माइनस फ्रिक्शन इज ma1। यहां से ms का वैल्यू m टाइम्स a2 माइनस a1 आया। फिर आ गया रोटेशन। जब तुम रोटेशन की बात करोगे तो टॉर्क सिर्फ तुम्हारे पास फ्रिक्शन के कारण आएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, IC अल्फा। फ्रिक्शन का टॉर्क Fs इंटू आर, IC का वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। सॉल्व करो बेटे, Fs का वैल्यू तुम्हारे पास 2/5 m a1 आ गया, Fs का वैल्यू। बस ठीक है, कहानी खत्म। अब 4 इक्वेशंस आ चुकी तुम्हारे पास, 2, ये 3, ये 4। अब इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना और
एक तुम्हारे पास A2 का वैल्यू आएगा, वो आ जाएगा कुछ 7F/30M, कुछ रिजल्ट आ जाएगा 7F/30M, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है, इसको प्रूव कर लेना बेटे। ओके, एक और पॉइंट देखो, बड़ा जबरदस्त एक और क्वेश्चन। एक सिलेंडर के ऊपर और एक सरफेस आ गया, ठीक है। ओके, देखिए अब हमें एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त दिया गया है कि तुम्हारे पास ना एक सिलेंडर है और उसके ऊपर तुमने एक प्लैंक को रखा है ऐसे, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर तुमने प्लैंक को रखा है और यहां पे तुम फोर्स लगाते हो F, ये ठीक है। तुम्हें बोला गया है फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। तुम्हें प्लैंक का लीनियर एक्सेलरेशन ढूंढने की क्या है, ओके okay? तो बहुत सिंपल है, हम लोग ये मान के, हम ये दिया गया कि नो स्लिपिंग एनीवेयर, में ये बोला गया है कि देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, कि कहीं पे भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही हमारे पास, कहीं पे भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही हमारे पास। कहीं पे भी कोई भी स्लिपिंग जो है तुम्हारे पास नहीं हो रही है, तुम्हें ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखो करना कैसे है, ठीक है। सुनो, तुमने फोर्स F लगा दिया और ये सब कुछ, ठीक है। और अब इस केस में होगा क्या
तुम्हारे पास दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जब तुम बोलते हो कि देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, तो ये बात श्योर हो जाती है कि तुम्हें फ्रिक्शन करना है कैसे। अब सिंपल बात है, जब तुम प्लैंक को इधर खींच रहे हो तो ये प्लैंक इधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे F1, और जो ये सिलेंडर है इस पे फ्रिक्शन आगे को लगेगा F1, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि तुम्हें जैसे बताया गया था कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये आगे को भी जाएगा एज एक्सेलरेशन AC, और ये अल्फा के साथ रोटेट भी करेगा, AC के साथ आगे जाएगा और अल्फा के साथ रोटेट करेगा ये, और ये पॉइंट आ गया। अब यहां पे क्या है कि जब ये तो बच्चों सुनो मेरी बात, जबरदस्त। तुम फोर्स इधर लगा रहे हो यहाँ पे, इसकी इस पॉइंट की टेंडेंसी आगे को जाने की थी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और अगर इस पे पीछे लगेगा इधर आगे लगेगा। अब तुमने जब इधर फ्रिक्शन आगे लगा दिया तो ये पॉइंट आगे जो जाने की टेंडेंसी रखता है, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे को। फ्रिक्शन इधर किधर को लगेगा, पीछे को, और ये वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा आगे को। तो ये जबरदस्त पॉइंट्स है तुम्हारे पास, ठीक है, ये जबरदस्त पॉइंट्स है। अब तुम इसको खलोगे कैसे, ये जबरदस्त पॉइंट है, इसको सोचना समझना बहुत जरूरी है। सुनिए सुनिए, ये तुम्हारे पास इधर को जा रहा है AP इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। और इसमें तेरे पास बेटा F1 जो F2 है, ये दोनों की दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये दोनों की दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन है। और नो डाउट तुम्हारे पास यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग में तुम देख पा रहे हो, एक तो ये वाला पॉइंट रहेगा नीचे वाला, और एक पॉइंट रहेगा ऊपर वाला। इन दोनों के लिए क्या देखोगे, ये तो आगे हो जा रहा है, AC के साथ अल्फा के साथ रोटेट कर रहा है, ये रेस्ट पे है, AC आगे R अल्फा पीछे, AC इज इक्वल टू R अल्फा। एक तो ये आ गया,
दूसरा, इस पॉइंट के हिसाब से ये आगे को जा रहा है और ये रोटेट भी ऐसे कर रहा है। इस पॉइंट पे AC और R अल्फा का डायरेक्शन सेम, और ये वाला पॉइंट इधर को जा रहा है AP के साथ, क्योंकि प्लैंक की एक्सेलरेशन लिखनी है इधर। तो नो स्लिपिंग इधर भी है, तो इस वजह से तुम लिखने वाले हो AP इज इक्वल टू AC प्लस R अल्फा, और ऑलरेडी तुमने AC का नाम तो R अल्फा लिख ही दिया है, इस वजह से AP का वैल्यू 2 टाइम्स AC आएगा। ये जबरदस्त पॉइंट एक बन गया। फिर आ गया प्लैंक का FBD ऑफ द प्लैंक। प्लैंक पे तुम फोर्स लगा रहे हो इधर, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को, ये जा इधर को रहा है AP एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या लिखना मांगता है अपने को, F माइनस F1 M टाइम्स AP। दोनों का मास M है, ठीक है, दोनों का मास M है। और अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, ये प्लैंक के लिए लिख दिया तूने, अब तूने लिखना है सिलेंडर के लिए। अब सिलेंडर में तुम्हारे पास दो चीजें हो रही हैं, एक रोटेशन हो रहा है, एक ट्रांसलेशन हो रहा है। जब तुम ट्रांसलेशन की बात करने वाले हो, फ्रिक्शन इधर को लग रहा है, इस पॉइंट पे इधर को लग रहा है, बॉडी आगे को AC के साथ जा रहा है, तो क्या लिखोगे बेटा, F1 माइनस F2 इज M टाइम्स AC। अब तुम रोटेशन की बात करोगे और यहाँ पे mg नीचे को लग रहा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर को लग रहा है, नॉर्मल एक्शन का वैल्यू तुम mg लिखोगे, ठीक है, और ऊपर से भी नीचे को लग रहा है n डैश। अब रोटेशन की बात करोगे, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है F1, ये पीछे को लग रहा है F2, ऊपर से नीचे को n डैश लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है, ये n ऊपर को लग रहा है। तो टॉर्क सिर्फ तुम्हारे पास F1 और F2 के कारण आएगा, और ये ऐसे घूमेगा अल्फा के साथ। F1 के कारण टॉर्क आएगा F1R, और F1 का भी टॉर्क क्लॉकवाइज है और F2 का भी क्लॉकवाइज है, और IC अल्फा। अब तुम्हें पता है कि अल्फा IC जो है वो क्या है, IC क्या है, IC द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 अल्फा। यहां से F1 प्लस F2 का वैल्यू mr अल्फा बाय 2, r अल्फा इज नथिंग बट AC। तुम्हारे पास बच्चों एक ये वाला पॉइंट बन गया, एक ये इक्वेशन बन गया, एक ये बन गया, और एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। सारे इक्वेशंस को यूज करना बेटे, और AC का वैल्यू 4F बाय 11M आएगा, और AP का वैल्यू 8F बाय 11M आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, ये तुम्हारे पास इसका एक रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से देख लो, दोबारा बता रहे हैं कैसे कैसे किया। ये कोई सरफेस था रफ वाला, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा, और इसके ऊपर तुमने एक प्लैंक रखा, दोनों का मास M है, रेडियस R है। तुम प्लैंक पे फोर्स लगा रहे हो, तुम्हें दिया गया नो स्लिपिंग। प्लैंक को जो तुम इधर खींच रहे हो, तो ये प्लैंक इधर जाएगा, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन प्लैंक के ऊपर पीछे को लगेगा, और अगर फ्रिक्शन प्लैंक पे पीछे लगेगा तो इस पे किधर लगेगा, आगे को लगेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी पे जो तुम फोर्स इधर लगाते हो, वैसे कह रहे हैं लॉजिक,
तो सारी बॉडी आगे को जाने की टेंडेंसी रखती है, तो इस वजह से तुम मानोगे कि इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, और ये वाला जो नीचे वाला सरफेस है उस पे आगे लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही है। पर तुम्हें इस कंडीशन में बोला गया कि नो स्लिपिंग, स्लिपिंग कहीं भी नहीं हो रही। यहाँ पे तुम्हारे लिए दो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए वाला और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए वाला। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब ये तुम्हारे पास फ्लैंक आगे को जा रहा है, अब ये आगे को भी जा रहा है और अल्फा के साथ घूम भी रहा है। तो तूने इस पॉइंट पे तो एपी लिख दिया और इस पॉइंट पे तुम्हारे पास एपी प्लस आर अल्फा है, और इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास आर अल्फा पीछे और एसी आगे। इस वजह से तुमने एक तो एसी का नाम आर अल्फा लिखा इस इक्वेशन से, और एक तूने लिखा एपी इज इक्वल टू एसी प्लस आर अल्फा। तो यहां से एपी का वैल्यू 2 टाइम्स एसी आया, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। तो हमारा रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। कल का दिन एक लगाएंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस करने बाकी हैं, फिर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया।